हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1। और अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर छोटा सा इंट्रो मैं बता देता हूँ उन सब चीज़ों के बारे में जो इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं, और फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर समुच्चय की दो विधियाँ पढ़ी थी, समुच्चय निर्माण की दो विधियाँ थी। तो नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, और नंबर 2 था निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो देखिए, इन दोनों विधियों में हमें क्या करना होता है यहां पर हम आपको बता देते हैं। रोस्टर विधि में हम मझले ब्रैकेट में अपने अवयवों को व्यवस्थित करते हैं। और कैसे व्यवस्थित करते हैं? एक सूची में व्यवस्थित करते हैं, यानी कॉमा लगाकर व्यवस्थित करते हैं। जैसे A, B, C, D। यहाँ पर हमने ABCD अवयव लिखे हैं और इनको कैसे लिखा है? कॉमा लगाकर लिखा हुआ है, एक सूची बनाकर लिखा हुआ है। तो इनको हम लोग बोलेंगे रोस्टर विधि। समझ गए? आगे दूसरी विधि हम लोगों ने पढ़ी थी निर्माण विधि, जहाँ पर हम किसी समुच्चय के बारे में बताते हैं, यानी उसके अवयवों के बारे में बताएंगे और ऐसे लिखेंगे कि x सच डेट x, यानी x वास्तव में ऐसा है कि x के बारे में जो भी होगी वो बात हम यहाँ पर लिख देंगे। x के बारे में जो भी बात होगी उस बात को हम यहाँ डैश डैश के रूप में लिख देंगे, और उसी को हम लोग बोलते हैं निर्माण विधि, यानी समुच्चय निर्माण विधि, और इसको बोलते हैं रोस्टर विधि। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो तरीके की विधि पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन में मैंने इसको बताया था और इसका उपयोग यहाँ अभ्यास में होने वाला है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए समुच्चय क्या होता है, ये भी मैंने बताया था, तो फिर से बता देते हैं जरा, 2 मिनट की बात है। समुच्चय, तो समुच्चय हमारा होता है समूह। जब किसी समूह को हम एक मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो उसको समुच्चय बोलते हैं। और वो जो समूह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए, सुपरिभाषित, यानी कि उसकी कोई ना कोई परिभाषा होनी चाहिए। और ऐसी कोई भी आप परिभाषा बताएं जिससे सभी अवयव स्पष्ट हो जाएं, सभी अवयव स्पष्ट हो जाएं, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित बोलेंगे। और ऐसे सुपरिभाषित समूहों को अगर हम मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो उसको हम समुच्चय बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रश्न में आएंगी उनको हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अब यहाँ पर हमारे सामने कई सारे पॉइंट लिखे हुए हैं और उसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा समुच्चय है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य मतलब हमको कारण भी बताना है कि वो समुच्चय है तो क्यों है। तो हम यहाँ पर देखिए कारण को लिखकर नहीं, ओरली बता देंगे। आप चाहें तो उसको कॉपी पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं क्या वो समुच्चय है या नहीं। तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब हमने प्रश्न को पढ़ा तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में समुच्चय का निर्माण हो गया, समूह का निर्माण हो गया। जनवरी, जून, जुलाई, ये महीनों को हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जे से प्रारंभ होते हैं, इनकी स्पेलिंग जे से प्रारंभ होती है। अब देखिए, जब हमने यहाँ पर ये बात बोली, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह,
और उसके सभी अवयव निकलकर बाहर भी आ गए। तो भैया ये हमारा समुच्चय है, ये समुच्चय है। समझ गए क्यों समुच्चय है? क्योंकि यहाँ पर सभी अवयव प्रकट हो रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पर जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में गया तो लेखक का तो संग्रह हमारे दिमाग में आ जाएगा, लेकिन सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक इसका संग्रह नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी के लिए कोई दूसरे प्रतिभाशाली लेखक होंगे, हमारे लिए कोई दूसरे 10 प्रतिभाशाली लेखक होंगे, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई और प्रतिभाशाली लेखक होंगे। और लेखक हैं तो वो सभी लेखक प्रतिभाशाली होते हैं, उसमें से आप 10 को सर्वश्रेष्ठ कैसे मान सकते हैं? तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अवयव स्पष्ट रूप से नहीं निकल रहे हैं। अवयव तो आ रहे हैं, संग्रह मतलब लेखक को हम मंगा लें, लेखक को लिख दें, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपने मंगाकर लेखक के नाम रख तो लिए, सबसे ले लिए आपने कि अपने अपने लेखक के नाम दे दीजिए, लेकिन आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं? नहीं डिसाइड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहां पर भी वही समस्या है कि 11 बल्लेबाज अगर लेने होते तो हम ले लेते कोई भी, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी के लिए अलग होंगे और किसी व्यक्ति के लिए अलग होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो भैया आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं उनका नाम आप कॉपी पर अगर लिखेंगे तो आप लिख ले जाएंगे, बिल्कुल लिख ले जाएंगे। तो ये हमारा समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं। और क्यों है इसका कारण हम बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो अवयव हैं वो बिल्कुल सही ढंग से बाहर आ रहे हैं, यानी उनको हम बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट 5वां पार्ट देखते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, इसको भी आप बता सकते हैं कि भैया कौन कौन से 100 से कम प्राकृत संख्याएं होंगी। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेकर चले जाइए 99 तक, ठीक है, तभी तो 100 से कम होगा। और हमने स्पष्ट बता दिया, देखिए हमने यहाँ पर गिनकर भी बता दिया है लगभग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया कि ये हमारा समुच्चय क्यों है। क्योंकि ये समुच्चय है क्योंकि यहाँ पर अवयव हमारे बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो इनको भी हम लिख सकते हैं। प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं उनको हम एक कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं या हम किसी को बता सकते हैं। तो ये समुच्चय है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो भैया हम समपूर्णांकों का संग्रह तो बता सकते हैं, लेकिन सभी समपूर्णांकों का संग्रह कैसे बताएंगे? तो भैया ये हमारा अपरिमित है, यानी कि इसकी सीमा नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कि भैया जितने भी संख्या 2 से कटेंगी वो सारी संख्याएं समपूर्णांक होंगी। तो ये भी हमारा क्या है? समुच्चय है। क्लियर? तो इस तरीके से 7वां पार्ट भी हमारा समुच्चय है। बस ये कैसा समुच्चय है? ये हमारा अपरिमित समुच्चय है, चलता ही जा रहा है। और परिमित अपरिमित हमने आपको इंट्रो में सिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये भी हमारा समुच्चय है, बिल्कुल निश्चित रूप से ये भी हमारा समुच्चय है, क्योंकि इस अभ्यास में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनका एक संग्रह है, उनका एक समूह है, और वो आप बता ले जाएंगे। इसीलिए तो हम लोग स्पष्ट रूप से बता देते हैं क्या, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं 1.1 पढ़ रहे हैं तो हम लोग 1.2 में चले जाएंगे, नहीं, निश्चय है, निश्चित है, बता पाएंगे, उनके बारे में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। और लिखा हुआ है विश्व के
सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह इसको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि किसी के लिए कोई दूसरे जानवर खतरनाक होंगे और किसी के लिए कोई दूसरे होंगे। सबसे खतरनाक के बारे में हम कोई बात नहीं बता सकते, बस जिसका जिससे पाला पड़ गया उसके लिए वो खतरनाक हो गया। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो भैया सांप बहुत खतरनाक है। अगर किसी व्यक्ति के लिए किसी शेर ने उसको मतलब दौड़ा लिया या शेर ने उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश करी तो उसके लिए वो शेर बहुत खतरनाक हो गया। लेकिन चिड़ियाघर में वही शेर हमारे लिए देखने के योग्य होता है, हम लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। कितना प्यारा जानवर होता है, उसको कितना शांतपूर्ण दिखता है हमको। तो शांतपूर्ण होने के कारण ऐसा नहीं है कि वो खतरनाक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि किसी को दौड़ा लिया या किसी को शिकार बनाने की कोशिश करी जंगल में तो वो खतरनाक में आ गया। तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमारा समुच्चय नहीं है। यहां से हमारे अवयव निकलकर बाहर नहीं आ पा रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से पहले प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न तभी दिया गया है ताकि आप समुच्चय के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए ए एक हमको समुच्चय दे रखा है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अवयव है और अवयव नहीं है। ठीक है, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम लोग बोलते हैं संबंधित है या संबंधित नहीं है, या हम लोग ये भी बोल देते हैं अवयव है या नहीं। तो देखिए, ये सिंबल हमारा क्या होता है? अवयव है, अवयव है। और कुछ लोग इसको ये भी बोल देते हैं संबंधित है, संबंधित है। और ये सिंबल है अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। और यहां पर बता देते हैं संबंधित नहीं है। क्लियर? चलिए, ये दो सिंबल हैं, तो हमको खाली जगह भरना है। तो पहली खाली जगह देखिए, अभी हम समझाते हैं कि कैसे भरेंगे। यहां लिखा हुआ 5 खाली जगह बना हुआ है और ए लिखा हुआ है। दूसरे में 8 खाली जगह ए। तीसरा 0 खाली जगह ए। चौथा 4 खाली जगह ए। पांचवा 2 खाली जगह ए। और छठवां यानी 6 10 खाली जगह ए। और हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है a बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी एक हमारे पास समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। क्लियर? तो पूछ रहा है कि बताइए कि यहाँ पर इन दोनों सिंबल में से कौन सा सिंबल आप भरेंगे खाली जगह में। तो पहली खाली जगह देखिए, 5 खाली जगह ए। अब बताइए क्या ए के अंदर आपको 5 दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ए के अंदर हमको 5 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अवयव है। क्लियर? इस तरीके से करेंगे। चलिए दूसरे पर चलते हैं। कह रहा है कि 8 क्या ए में है? तो भैया 8 ए में है या नहीं है? नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे? अवयव नहीं है। तीसरे में आएंगे, 0 लिखा हुआ है, क्या 0 है ए के अंदर? नहीं है, तो यहां पर भी आप लिखेंगे अवयव नहीं है। चौथे में 4, तो 4 तो है भैया, अवयव है। ठीक है। पांचवा 2 ए लिखा हुआ है, तो 2 तो ए में है, तो ये भी लिखेंगे अवयव है। और नेक्स्ट है 10, तो लिखेंगे अवयव नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी प्रश्न हमको दे रखा है और यहाँ से हमको जो समुच्चय दिए गए इनको रोस्टर रूप में लिखना है, और रोस्टर रूप हम आपको बता चुके हैं कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। पहला पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। ए बराबर मझला ब्रैकेट, और रोस्टर रूप में हम लोग क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हुए चलते हैं। तो पहले तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। x सच डेट x एक पूर्णांक है, यानी x एक पूर्णांक है।
और -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, तो -3 से बड़ा है इसका मतलब -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 से छोटा है, 7 के बराबर नहीं है। तो ये हमारे समुच्चय ए का रोस्टर रूप आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि x की वैल्यू -3 से बड़ी है, तो -3 से बड़ा कौन होता है? -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। देखिए, संख्याओं के परिचय के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं और आप पता करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए और वहाँ से संख्याओं के परिचय के बारे में जान लीजिए कि किस संख्या को क्या कहते हैं और कैसे कैसे संख्याओं का परिचय होता है। ठीक है, तो वो वहाँ से आप सीख सकते हैं। नीचे लिंक मैंने दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा पार्ट आ जाते हैं, दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। तो दूसरे पार्ट में समुच्चय बी देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। x सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, माइनस में मत ले जाइएगा। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और 6 से कम है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3, 4, 5। तो ये हमारे पास आ गया बी पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारे पास है सी पार्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सी पार्ट में क्या है। समुच्चय सी यानी तीसरा पार्ट, समुच्चय सी। x सच डेट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 के ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी संख्या जिनको गिनने के काम लाते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं उनको। तो प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल कितना है? 8 है। तो भैया देखिए, अंकों का योगफल और 2 अंक होने चाहिए, ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें 2 अंक हों। तो हम लिख सकते हैं 17, क्योंकि 7 और 1 को योग करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं 26, फिर हम लिख सकते हैं 35, फिर हम लिख सकते हैं 44, फिर 53, 62, 71। ठीक है, तो इतनी 2 अंकों की संख्याएं होंगी जिनके अंकों का योग 8 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 4th पार्ट पर चलते हैं और समुच्चय है हमारे पास डी। क्या कह रहा है? x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक है। भाजक का मतलब जानते हो? जिससे 60 कट जाए, जिससे 60 कट जाए, और संख्या भी कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है और 2 से 60 कट जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 2 के बाद हम चलते हैं 3 पर। 3 भी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद 4, लेकिन 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। 5 से 60 कट जाता है। फिर हमारी कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जिसमें जिससे 60 कट जाए, इसलिए हम यहाँ पर 2, 3, 5 ही लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ लिए हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो चल देते हैं 5वें पार्ट पर और समुच्चय ई का निर्माण करेंगे। चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए, समुच्चय में हम अक्षर लिख देंगे
लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी अक्षर को हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी समुच्चय में अवयवों को रिपीट नहीं किया जाता। कोई भी अवयव एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार नहीं लिखा जाता। तो ट्रिग्नोमेट्री है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं टी, टी के बाद आर, आर के बाद आई, आई के बाद जी, जी के बाद ओ के बाद एन, फिर ओ आया उसको हम नहीं लिखेंगे, फिर हम एम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, टी हो चुका है, आर हो चुका है, वाई नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। रिपीट नहीं करना है, किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिखा जाता। चलिए चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट नंबर 6 निर्माण करेंगे समुच्चय F का। समुच्चय F का निर्माण करेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये आप अपने घर में HW में करें, ठीक है। तो जब आप इसको HW में कर लेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपने क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है प्रश्न में, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी समुच्चय निर्माण रूप में हमें इसको लिखना है। और हमने बोला था कि निर्माण रूप क्या होता है वो आपको हम बता चुके हैं। चलिए यहाँ पर जब हम क्वेश्चन लेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चौथे का पहला पार्ट हम यहाँ पर एक समुच्चय ए मान लेते हैं और यहाँ पर निर्माण रूप में लिखेंगे। तो कैसे शुरू करेंगे, देखिए पहले तो यहाँ पर अवयव देखते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। अवयव लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर जो x है ये 3 का पहाड़ा जैसा लिखा हुआ है, 3 का गुणांक लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे x सच डेट x बराबर 3n, ठीक है। और n का मान कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 4 तक जाता है। यानी कि n का मान 1 है तो 3 एकम 3, n का मान 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, n का मान 3 रखोगे तो 3 तिया 9, n का मान 4 रखोगे तो 3 चक्कू 12। क्लियर। और n क्या है, प्राकृत संख्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्लियर। आप ये लिख सकते हो। इसके आंसर भिन्न भिन्न तरीके से हो सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। ये भी आप लिख सकते हो, केवल इतना भी आप छोड़ सकते थे। तो हमने पूरा आपको बता दिया है कि जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग निर्माण रूप लिखेंगे। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर हम लोग एक समुच्चय बी का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहले लिखा क्या हुआ है। अवयव है 2, 4, 8, 16, 32। तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर 2 की घात बढ़ती जा रही है, 2 की घात बढ़ती जा रही है। पहले 2 की घात 1 हुआ, फिर 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, तभी हमको ये अवयव मिल रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, x सच डेट x बराबर 2 की पावर n। यानी x वास्तव में ऐसा है कि जहाँ x 2 की पावर n के रूप का है और n का मान 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 5 तक जाता है। और आगे लिख दीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है।
चलिए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। और तीसरे पार्ट में समुच्चय हमारे सामने एक हम बनाएंगे, समुच्चय सी, और यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि कह क्या रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 5, 25, 125 और 625। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि जब 5 की घात 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 की घात 2 करेंगे तो 25 मिलेगा, 5 की घात 3 करेंगे तो 125 मिलेगा, और 5 की घात 4 करेंगे तो 625 मिलेगा। यानी यहाँ पर हम इसको इस तरीके से इसका निर्माण कर सकते हैं, x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, जहाँ n जो है वो 1 से बड़ा बराबर है और 4 से छोटा बराबर है, और कॉमा लगा के लिख देंगे जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बोर्ड हम लोग साफ कर लेते हैं। जो भी आपके सामने स्क्रीन आ रही है उसको साफ करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका निर्माण कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटाएंगे। तो देखिए पार्ट 4 पर चलते हैं और एक समुच्चय का निर्माण करेंगे जिसको हम लोग यहाँ पर समुच्चय डी बोलेंगे। पढ़ते हैं कि अवयव हमारे क्या हैं, 2, 4, 6 डैश 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 डैश। तो ये कहानी कहाँ तक गई है, n तक गई है, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, x सच डेट x बराबर 2n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है? चलिए चौथे पार्ट के बाद अब हम लोग चल देते हैं पांचवें पार्ट पर। और चौथे पार्ट में एक चीज हम आपको बताएंगे, उसके बाद चलेंगे पांचवें पर, कि यहां पर आपको लिमिट नहीं दिखानी है। लिमिट क्यों नहीं दिखानी है? क्योंकि यहां पर प्रश्न में कहां तक वैल्यू को, अवयवों को लेकर गया है, अनंत तक लेकर गया है। डेड डैश का मतलब होता है अनंत तक, समझ गए? और अगर लास्ट में कोई संख्या लिखी होती तो वो अनंत तक नहीं जाता, ठीक? चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। और यहां पर हम एक समुच्चय ई का निर्माण करेंगे। और उससे पहले हम लोग पहले देखते हैं कि अवयव लिखे क्या हैं। तो अवयव लिखे हुए हैं 1, 4, 9 डैश 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 100। तो हमको ये दिख रहा है कि ये स्क्वायर बने हुए हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे ऐसे करके 10 के वर्ग तक लिखा हुआ है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, x सच डेट x बराबर n स्क्वायर, ठीक है? और जहां n का मान क्या है, जहां n का मान 1 से स्टार्ट होता है और 10 तक जाता है, और जहां n क्या है, प्राकृत संख्या, जहां n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न नंबर 4 को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसको देखते हैं और यहां पर समझते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब ही होता है रोस्टर विधि के रूप में लिखना है, ठीक है? तो रोस्टर विधि के रूप में लिखना है। रोस्टर विधि में हम आपको बता चुके थे कि कॉमा लगाकर लिखा जाता है, ठीक है? तो फटाफट से यहां पर हम लोग समुच्चय का निर्माण करते हैं। तो पहला पार्ट क्या, ए, और यहां पर हम समुच्चय को निर्माण करने वाले हैं। समुच्चय का निर्माण करेंगे, उसको बनाएंगे। पहले तो प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। और ये कहीं नहीं कह रहा है कि विषम प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पर खत्म है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है।
केवल विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्याओं को आप कैसे लिखेंगे? 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। क्लियर? चलिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं और समुच्चय बी का निर्माण करते हैं। समुच्चय बी में क्या कह रहा है? x सच दैट x एक पूर्णांक है, ठीक है। और पूर्णांक आप जानते हो क्या होते हैं? -1 माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। और ये संख्याएं हैं कहाँ से कहाँ तक, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए -1/2 से बड़ा है x और छोटा है 9/2 से। तो इसको थोड़ा दशमलव में बदलते हैं। तो -0.5 से बड़ा है x लेकिन छोटा है 4.5 से। तो 0.5 से बड़ा है ना माइनस के, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर? माइनस की संख्या से कौन बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है। और पूर्णांक होना चाहिए। और क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। तो भैया इसको हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे। क्लियर है कैसे आया? उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आपने ये माइनस का 0.5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि भैया 0.5 हमारा पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, यहाँ पर हम आपको बताते हैं -2 और भी होते हैं, लगभग हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। -1, 0, 1, 2, 3, इधर डैश डैश और इधर डैश डैश, इनको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे पार्ट में x सच दैट x एक पूर्णांक है, फिर से पूर्णांक है, जहां x² जो है वो 4 से छोटा और बराबर है। यानी कि ऐसी वैल्यू की आप रखिए कि उसका वर्क करें तो या तो आपको 4 मिले या तो आपको 4 से छोटा मिले। तो हमने क्या देखा कि -2 का अगर हम वर्क कर दें तो हमको 4 मिलता है, और -1 का वर्क कर दें तो हमको 1 मिलता है, और 0 का वर्क कर दें तो हमको 0 मिलता है जो उससे छोटा है। छोटा भी ले सकते हैं और बराबर भी ले सकते हैं, और फिर हम प्लस का 1 भी ले सकते हैं और प्लस का 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका वर्ग करने पर हमारे पास प्लस का 4 ही बचेगा। समझ गए? तो इसको हम यहां पर व्यवस्थित कर देते हैं। तीसरे पार्ट में समुच्चय सी का निर्माण कैसे करेंगे? -2 का वर्क करोगे तब भी प्लस का 4 मिलेगा, जो यहां पर कंडीशन फॉलो हो रही है। और अगर आप -1 का वर्क करोगे तो प्लस का 1 मिलेगा, वो भी कंडीशन फॉलो हो रही है। 0 का वर्क करोगे तो 0 मिलेगा, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। 1 का वर्क करोगे तो भी कंडीशन फॉलो हो रही है। 2 का वर्क करोगे तो भी कंडीशन फॉलो हो रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5वें का 4th पार्ट पढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या कह रहा है। x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द का एक अक्षर है, यानी कि यहां पर लगा देते हैं चौथा पार्ट, और समुच्चय है डी। तो हम लोग लॉयल में जितने भी अक्षर हैं उनको लिख देते हैं L, O, Y, A। तो ये हमारा लॉयल शब्द का समुच्चय हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। x सच दैट x वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हम होमवर्क देना चाहते हैं कि आप होमवर्क में बताएं कि कौन कौन से माह में 31 दिन होते हैं। ये आपका HW है। ठीक है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उन वर्ष को छांटकर बाहर निकाल लेना है जिसमें 31 दिन होते हैं। ठीक है, 30 वाले को नहीं लेना है और 28 वाले को नहीं लेना है, और 29 में अगर कभी कभार आ जाता है तो उसको भी नहीं लेना है। सिर्फ उन महीनों के नाम लिखने हैं
जिसमें 31 दिन होते हैं। और ये नाम आप यहाँ तो लिखेंगे ही, साथ में कमेंट भी जरूर करेंगे ताकि हम देखें कि कितने बच्चों ने सही लिखा है। क्लियर? चलिए चल देते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 6। एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, यानी इसमें हमें व्यंजन को लिखना है, स्वर नहीं लिखने हैं। ठीक है, जो के से पहले आता है, के से पहले आता है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पार्ट नंबर 6 समुच्चय का नाम हम देंगे एफ, और के से पहले ए आता है, लेकिन हम ए को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ए हमारा स्वर है। फिर हम यहाँ पर बी, सी, डी, ई नहीं लेंगे, सॉरी ई नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वर है। एफ, जी, एच, आई नहीं लेंगे क्योंकि वो स्वर है। जे और के से पहले तक रहेंगे क्योंकि के से पहले आता है और व्यंजन लिखना है, तो ए नहीं लेंगे, ई नहीं लेंगे, आई नहीं लेंगे। क्लियर? तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे ये हमारे पास व्यंजन आ गए हैं। तो यहाँ पर हम स्वर को नहीं लिखेंगे, केवल व्यंजन लिखेंगे, और उन व्यंजन को लिखेंगे जो के से पहले आते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रहा, ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आसानी से समझ लीजिए, बहुत आराम से अभी आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर में समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। क्लियर? तो सही से मिलान करना है, तो पहला पार्ट पढ़ते हैं और क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 1, 2, 3, 6। अब इसको हम कहाँ कहाँ मिला सकते हैं? पहला पार्ट पढ़ते हैं, ए पार्ट, एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ अभाज्य आ गया और हमें मालूम है कि 6 हमारा अभाज्य नहीं होता, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यानी ए में तो हम नहीं मिलाएंगे। बी में देखते हैं, एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। अब देखिए यहाँ पर विषम शब्द आ गया और हमको मालूम है कि 2 और 6 विषम नहीं होता, तो ये भी हटाइए। सी देखिए, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, यानी 6 की भाजक है और प्राकृत संख्या है, तो 1 से 6 कटता है, 2 से 6 कटता है, 3 से 6 कटता है और 6 से 6 कटता है, तो बिल्कुल सही है। यानी पहले का ए पार्ट हमारे पास आ जाएगा और उसको हम कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। पहले का सी पार्ट, पहले का सी पार्ट, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, चल देते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, 2, 3, तो इसको हम कहाँ मिला सकते हैं? पहला वाला पढ़ते हैं, एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, हाँ 2 और 3 अभाज्य संख्या है, और 6 की भाजक है, हाँ बिल्कुल 2 और 3 अभाज्य संख्या भी है और 6 की भाजक है, यानी कि दूसरे का ए पार्ट मिल गया। दूसरे का ए पार्ट, दूसरे का क्या मिल गया? ए पार्ट मिल गया। क्लियर? चलिए, और तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ तीसरे पार्ट में, MATHEICS एक्स सच डेट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर, ये तो दूर से ही चमक रहा था इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया। तो इसका भी आंसर हमको मिल चुका है। वो क्या है? उसका आंसर है ये, यहाँ से मिलाते हैं, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, और चौथे वाले का पार्ट बी आ गया, उसको अगर हम मिलाएंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। चलिए मिला देते हैं, आप तो समझदार हैं, खिचड़ी पकाने की क्या जरूरत है, ऐसे करके मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहां लिख भी देते हैं कि अगर आपको समझ में ना आए तो आप समझ जाइएगा। पहले का सी पार्ट, दूसरे का ए पार्ट, तीसरे का डी पार्ट, और चौथे का
बी पार्ट। तो ये हमारे आंसर हैं यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ इस एक्सरसाइज में जो भी पढ़ाया गया होगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट में जाकर मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और दूसरी बात, अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। मेरे मनोहर रे की किताब से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।